बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के जनक माने जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजे जाएंगे। आडवाणी बीजेपी के वो नेता हैं जिन्होंने पार्टी को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई। ये उनका ही करिश्मा था कि 2 सीट पाने वाले बीजेपी ने उनके नेतृत्व में 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में 85 सीटें हासिल की थी। और आगे उनकी भूमिका कैसी रही, ये आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजीरा और मैं आपके साथ विपिन। लाल कृष्ण आडवाणी को अंततः भारत रत्न मिल गया और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना गुरु दक्षिणा भी उतार दिया। लेकिन मोदी का यह दाव दरअसल लोकसभा चुनाव में मोदी 3 के सामने आने वाली सारी अड़चनों और बाधाओं को दूर करना भी है। अन्यथा सरकार एक ही साल में 10 दिनों के अंदर 2-2 भारत रत्न देने की घोषणाएं क्यों कर रही है। इसके पहले 2015 में मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को यह सम्मान एक ही वर्ष में दिया था, लेकिन घोषणा साथ साथ हुई थी। उस समय मोदी सरकार जीत कर आई थी और कार्यकाल पूरा होने में 4 वर्ष बाकी थे, मगर इस बार लोकसभा चुनाव को मात्र 3 महीने बचे हैं। इसलिए 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा हुई और 10 दिनों बाद ही लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा कर दी गई। आडवाणी को भारत रत्न देने की जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने 3 फरवरी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने आडवाणी जी को फोन कर उन्हें इस सम्मान की सूचना दे दी है। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती जनसंघ के आज सबसे वरिष्ठ नेता हैं और राम मंदिर आंदोलन के जनक भी। बता दें कि 1980 में जब भाजपा का जन्म हुआ था तब उसने पहला लोकसभा चुनाव 1984 में लड़ा और केवल 2 सीटें उसे मिली। लेकिन जैसे ही लाल कृष्ण आडवाणी ने भाजपा की कमान संभाली तब 1989 में उसने लोकसभा की 85 सीटें जीती। इसका श्रेय आडवाणी को मिला क्योंकि वही उस पार्टी के प्रेसिडेंट थे। उनके उग्र हिंदुत्ववादी रुझान को इस जीत का क्रेडिट दिया गया। इसी के साथ उनकी जन नेता की छवि बनी। इसके पहले वो बैकडोर वाले नेता कहे जाते थे। 1960 के दशक में दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी जब 2 युवा राजनेता उभरे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। दोनों ही कुशाग्र और रणनीति व कूटनीति में माहिर। लेकिन जहां अटल बिहारी वाजपेयी भाषण देने तथा जनता के बीच अपनी लोकप्रियता दर्ज करने में अव्वल थे, वहीं आडवाणी चुप रहकर कूटनीति बनाने में बेमिसाल। दोनों एक दूसरे के दोस्त और अनुगामी। इसलिए 1977 में इमरजेंसी के बाद जब सारे विरोधी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई तब जनसंघ का विलय भी इसी जनता पार्टी में हो गया। मोरारजी देसाई की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्रालय तथा लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना व प्रसारण मंत्रालय मिला। चूंकि जनसंघ का मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाहर से अपने कार्यक्रम चला रहा था, इसलिए इस मुद्दे को लेकर जनता पार्टी में फूट पड़ गई और मोरारजी सरकार चली गई। लेकिन इस छोटे कार्यकाल में भी जनता पार्टी सरकार में रहे वाजपेयी तथा आडवाणी ने अपनी साख भी बना ली और ब्यूरोक्रेसी एवं मीडिया में अपने समर्थक भी। इसलिए जब जनसंघ के लोगों ने जनता पार्टी से अलग होकर अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, तब उसने अपने उदारवादी चेहरे को सामने रखा। अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष बने। समाजवाद और उदारवाद के प्रति रुझान को जनसंघ के कट्टरपंथी लोगों ने पसंद नहीं किया। यह देखने को मिला इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में, जब भाजपा परिदृश्य से ही बाहर हो गई और मात्र 2 सीटों पर उसे संतोष करना पड़ा। मजे की बात कि खुद पार्टी के प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए। भाजपा सिर्फ आंध्र प्रदेश की हरामकोंडा और गुजरात की मेहसाना सीट ही को जीत सकी थी। नतीजा यह हुआ कि भाजपा को अपनी पूर्ववर्ती जनसंघ की तरह उग्र हिंदुत्ववादी नीतियों पर चलना पड़ा। नीतियों पर चलने का अवसर भी कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने दिया।
पहले तो शाहबानो मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर अब फिर हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर का ताला खुलवाकर पहले फैसले से हिंदुओं की दक्षिणपंथी ताकतों ने राजीव गांधी सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया और दूसरे निर्णय में उन्होंने हिंदू दक्षिणपंथी के हौसले बुलंद किए। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सोचा होगा कि इस तरह के फैसले हुए दोनों समुदाय को खुश कर लेंगे, लेकिन यह उनका भ्रम साबित हुआ। दोनों समुदायों में कट्टरपंथ को बढ़ावा मिला। नतीजन भाजपा के पीछे वही ताकतें लालबंद होने लगी जिससे वह दूर जा चुकी थी। फिर राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री रहे वीपी सिंह ने विस्फोट सौदे को लेकर सरकार को घेरा। बाकी विरोधी दल भी उनके पीछे आ गए। इसमें भाजपा भी थी और सीपीएम भी। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 197 सीटें मिली और बीपीसी के राष्ट्रीय मोर्चे को 147 सीटों पर जीत हासिल हुई, मगर भाजपा को 85 और सीपीएम की 33 सीटों पर तेलुगु देशम लोक दल आदि पार्टियों के सहयोग से राष्ट्रीय मोर्चा ने बहुमत साबित कर दिया। बीपीसी भारत के प्रधानमंत्री तो बन गए, किंतु उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। दाएं और बाएं बाजू में झूलते हुए बीपी सिंह को कोई लाइन नहीं ले पाते थे। अंततः वही आग से खेल गए और अगस्त 1990 में उन्होंने पिछड़ी जातियों को आरक्षण की संतुष्टि करने वाले मंडल आयोग की सिफारिश पर अमल की घोषणा कर दी। इससे पूरे देश में आग लग गई। आरक्षण के विरोध में अगड़ी जाति के युवाओं का आंदोलन तीव्र होने लगा। यहाँ भी कांग्रेस नेता राजीव गांधी ने भारी भूल कर दी। उन्होंने अगड़ी जाति के युवाओं को आंदोलन को परोक्ष रूप से समर्थन दे दिया। भाजपा हिंदुओं में जातियों के आधार पर बढ़ते जा रहे मतदाताओं के समूह से चिंतित हो उठी और 3 महीने बाद 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। तब इसे मंडल की काट के लिए भाजपा का कमंडल आंदोलन कहा गया। यह यात्रा 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या जाकर समाप्त होने वाली थी, किंतु बीपी सिंह के इशारे पर बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 23 अक्टूबर को रथ रोककर आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करवा लिया। यह आडवाणी और भाजपा की जीत थी, क्योंकि जो हिंदू अगड़े और पिछड़े में बट रहा था वह एक हो गया। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 120 सीटें मिली। इसके बाद से भाजपा का रथ बढ़ता ही गया। 1996 में भाजपा की सरकार बनी, तब आडवाणी ने स्वयं से बढ़कर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आगे किया, लेकिन यह सरकार मात्र 13 दिन में ही गिर गई, क्योंकि वाजपेयी सरकार बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे थी। यह पहला अवसर था जब भाजपा ने सरकार बनाने का साहस दिखाया था। इसी का नतीजा हुआ कि 1998 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने पूर्ण बहुमत पा लिया, मगर यह सरकार भी 13 महीने में गिर गई। और इसके बाद 1999 में जब चुनाव हुए तो भाजपा गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। वाजपेयी के कुशलतापूर्वक सरकार पूरे 5 साल तक चलाई। तीनों सरकारों में आडवाणी गृह मंत्री रहे तथा 2002 में वे उप प्रधानमंत्री बनाए गए। 2004 और 2009 में भाजपा का चेहरा आडवाणी को माना जा रहा था, पर ये दोनों लोकसभा चुनाव में भाजपा को हार मिली। ये भी तब तक आडवाणी 84 वर्ष के हो चुके थे। उन्हें लोकसभा का टिकट भी नहीं मिला और मान लिया गया कि भाजपा के आडवाणी युग का समापन हो गया। इसके बाद अभी 22 जनवरी 2024 को वे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी नहीं जा पाए, जिसके जनक आडवाणी बताए जाते रहे। उनके हाथ अवसर आते रहे और जाते रहे, क्योंकि जब वे प्रधानमंत्री बन सकते थे तब गठबंधन के दल उनकी कट्टरपंथी छवि के चलते उनको स्वीकार नहीं करते, और जब भाजपा अपने बूते सत्ता में आई तब कमान उनके हाथ से निकल चुकी थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के इस सबसे बड़े सम्मान को उनको सम्मानित कर उनके आंसू भी पोंछ दिए तथा उनके समर्थकों के कल्पने का कारण भी खत्म कर दिया। इसलिए भी भारत रत्न मिलने पर इस बुजुर्ग योद्धा को बधाई तो देनी ही चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।